अच्छा बेटा, आज है 8 जुलाई 2024 और आज हम एक हफ्ते बाद क्लास कर रहे हैं। और इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं फील्ड्स का चैप्टर। और फील्ड्स के चैप्टर में हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि ए लेवल्स की फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को यूनिट 4 में रखा हुआ है और ग्रेविटेशन की फील्ड को यूनिट 5 में रखा हुआ है। और अभी इंशाल्लाह जुलाई में हमारा टास्क है कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को इंशाल्लाह इस मंथ में खत्म करेंगे। ये हमारा टास्क है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पर उस वक्त पैदा हो जाता है जब किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन आइदर लॉस हो जाए या इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन का गेन होना बॉडी में प्रोड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर हमने पढ़ा था चार्ज की यूनिट कूलम होती है। कूलम की डेफिनेशन को छोड़ दें, Q इक्वल टू एन ई। ये वाला फॉर्मूला एएस की फिजिक्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ, सर कूलम्स लॉ कहता है अगर दो बॉडीज पर इलेक्ट्रिक चार्ज हो तो उनके बिटवीन जो अट्रैक्शन होती है या जो रिपल्शन होती है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के साथ। फिर बेटा मैंने बताया था कि k की जगह 9 एक्सपोनेंट 9 या 8.99 एक्सपोनेंट 9 लिख सकते हैं, या k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। सवाल कराऊंगा याद आ जाएगा। k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स का फॉर्मूला था। फिर टॉपिक था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जो किसी चार्ज के अराउंड होता है और उसमें अगर टेस्ट चार्ज लाके रख दूं तो टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो वो रीजन जिसमें टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है उस रीजन का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइनों की बनी हुई होती है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव में इनवर्ड आ रहे होते हैं। फिर मैंने एक एनिमेशन दिखाई थी इलेक्ट्रिक लाइनें किस तरह मूव कर रही होती हैं। फिर हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैंने पढ़ाया कि लाइट की फील्ड को देख के बता सकते हो कि रोशनी हल्की है या तेज। साउंड की फील्ड को सुन के बता सकते हो कि साउंड हल्की है या तेज। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ना नजर आती है ना सुनाई देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए टेस्ट चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर प्लेस कर देते हैं। इस टेस्ट चार्ज पर जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है उसी का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए रट्टा मारिए। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज के बगैर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ये फार्मूला मैंने बिला वजह ड्राइव कराया है। आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू सोर्स होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, क्यू सोर्स होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और आर उससे डिस्टेंस होता है। तो अगर हम आपको सोर्स बता दें और डिस्टेंस बता दें तो आप उतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फिर हमने ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ लिया था और पढ़ने के बाद अब आज की क्लास को शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर पहली बात तो जरा ये देखें कि अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जांपल ये एक सोर्स चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। मैंने आपसे कहा कि जनाब यहाँ जो सोर्स चार्ज रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इस सोर्स चार्ज की वैल्यू 5 एक्सपोनेंट -9 कूलम है। ठीक है ना, अब ये चार्ज है किसी बॉडी का। इस चार्ज से मैंने कहा कि आप 5 सेंटीमीटर दूर चले जाएं और मुझे बताएं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो आप कहेंगे सर E का एक फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि मैं अभी आपको ये फॉर्मूला याद कराना चाह रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर कैलकुलेटर हो
तो आप के की जगह लिखो कैलकुलेटर में 9 एक्सपोनेंट 9। जहां लिखा हुआ है क्यू, क्यू की जगह लिखो 5 एक्सपोनेंट -9। डिस्टेंस 5 सेंट, हाँ बेटा बोलिए, दोबारा बोलिए। जी जी, के कांस्टेंट है, इस के का नाम कूलम कांस्टेंट है, और इस कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 है। बट सम टाइम के की जगह हम ये भी लिखते हैं सम टाइम, कब लिखते हैं वो अभी बता दूंगा, बट राइट नाउ के इज 9 एक्सपोनेंट 9, क्यू 5 एक्सपोनेंट -9, डिस्टेंस सर 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सर मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यस, और उसके बाद सॉल्व करोगे तो ई का कोई आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर चलाना आपको आता है, मैं कैलकुलेटर चलाने में आपको नहीं इन्वॉल्व करूंगा। यूनिट होगी इसकी, यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर कूलम। क्यों सर, इसका बेसिक फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और जब इसका बेसिक फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो इसलिए इसकी यूनिट भी होगी न्यूटन पर कूलम। तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। लेकिन अगर मैं इस सवाल को मुश्किल करना चाह रहा हूँ, और मेरे ख्याल में आप कॉपी नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं पीडीएफ आपको क्लास के बाद दूंगा, तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ या लिख रहे हैं हादिया? बताइए बेटा हादिया, अगर आप लिख रहे हैं तो फिर मुझे वेट करना चाहिए, क्योंकि नया फॉर्मूला है। लिखोगे तो अच्छी बात है ताकि दिमाग में बैठेगा, और अगर नहीं लिखोगे तो वो दिमाग से निकल जाएगा, फिर आगे जाके सवाल संभालना मुश्किल हो जाएगा। नोट कर चुके हो तो मुझे बताइएगा बेटा, फिर मैं आगे चलूं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बेटा थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं, और आगे चलने में क्या होने वाला है तो जरा सुनिए। सर होगा ये कि सिंगल चार्ज के बजाय हमें क्वेश्चन में वो दो चार्जेस दे देंगे, दो चार्जेस दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 5 एक्सपोनेंट -9। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट -9। ठीक है ना? और मैंने आपसे कहा कि इस पहले चार्ज से, इस पहले चार्ज से मैंने कहा 5 सेंटीमीटर दूर, और मैंने कहा दूसरे चार्ज से फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर दूर मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना। और गौर कीजिएगा, दो चार्जेस हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। मुझे यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कैसे निकालूं? तो आप कहोगे सर फॉर्मूला होता है के Q1 डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस स्क्वायर, और सर दूसरा चार्ज है इसका नाम रख लेता हूँ Q2, इसका डिस्टेंस R2 स्क्वायर, और टोटल ई निकालना है टोटल। तो मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अनाबिया आप मुझे मशवरा दें, मुझे टोटल ई निकालना है। तो मैं इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या मशवरा देती है, मैं क्या कर लूं अनाबिया? बिल्कुल आपने सही कहा, माइनस करेंगे। और माइनस क्यों करेंगे तो जरा उसकी रीजन सुनो। सर पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आउटवर्ड जाएगी, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर ये पॉजिटिव दूसरा चार्ज भी है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आउटवर्ड जाएगी, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में, और जब दो वेक्टर सर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका टोटल निकालने के लिए दोनों को प्लस नहीं बल्कि दोनों को माइनस करना है। ठीक है ना? मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको बेटा सॉल्व करना है। सॉल्व करने में बेटा बताओ सर, दोनों में के कॉमन है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा के कॉमन ले लो।
ताकि कैलकुलेटर चलाने में आसानी हो। जहां लिखा हुआ है Q1 वहां आपने लिखा 5 एक्सपोनेंट -9। नीचे है डिस्टेंस स्क्वायर। सर डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा दूसरे के लिए आ जाइए Q2 3 एक्सपोनेंट -9 डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा के की वैल्यू सर के होता है 9 एक्सपोनेंट 9। अच्छा गौर करो ये भी कॉमन है और सर ये भी कॉमन है। तो जो कॉमन है इसको कॉमन ले लो ताकि हमें कैलकुलेटर कम चलाना पड़े। तो एक्सपोनेंट -9 कॉमन ले लिया मैंने और डिनोमिनेटर में -2 का स्क्वायर -4 कॉमन ले लिया मैंने। तो सर ये बन गया 5/5 स्क्वायर 25। ये बन गया 3/2 का स्क्वायर 4। अब इसके बाद मेरे ख्याल में कैलकुलेटर चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा और आप कैलकुलेटर चला के रिजल्ट कैलकुलेट कर लोगे। थोड़ा कॉपी कीजिएगा इसको। जब बेटा कॉपी कर लें तो मुझे बताइएगा। ठीक है। अच्छा अनाबिया आप ये बताइए कि दोनों पॉजिटिव थे तो मैंने ऐसा करा। एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो मैं क्या करता। जी एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो मैं क्या करता। जी सर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में। सर जब दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो दोनों को मैं प्लस कर लेता। तो याद रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम देखते हैं उसकी डायरेक्शन और डायरेक्शन देख कर डिसाइड करते हैं कि उन्हें आपस में प्लस करना है या उन्हें आपस में माइनस करना है। ये हम देख के डिसाइड करते हैं। तो अगर आप ये बच्चे बेटा कॉपी कर चुके हो तो हम इस सवाल को भी एज्यूम कर लें कि आपने समझ लिया है और अब हम आगे चलें। चलें बेटा आगे जाओ। अच्छा अब जरा सुनिए इस पूरे चैप्टर में अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे सर इस पूरे चैप्टर में टॉपिक्स हैं कितने, तो देखो बेटा एक तो इसमें कूलम्स लॉ है के Q1 Q2/R²। सर एक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज या के Q/R। ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक इसमें और है बस। तीसरे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक भी समझा दूं तो उसके बाद हम बड़े आराम से पास पेपर में एंट्री कर सकते हैं। तो बेटा एक हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग दीजिएगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक को जरा आराम से समझिएगा, आसान नहीं होगा। इसकी थ्योरी भी समझना थोड़ा मुश्किल काम है, तो जरा सुने। फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ज है और इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक ही बन गई। अच्छा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड का न्यूक्लियस है और आपको पता है गोल्ड के न्यूक्लियस का चार्ज होता है 79 प्रोटॉन्स यानी 79 E। ठीक है प्रोटॉन मैं न्यूट्रॉन में इंटरेस्टेड नहीं। तो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस जगह पर एक अल्फा पार्टिकल लाके रख दिया। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ले जाके रखा है। सर अब बाहर लाके रखा है ना
तो गोल्ड के न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन। लेकिन अगर मैं अल्फा को इस जगह पे लेकर आ जाऊं, यहां लेकर आ गया जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो रही है, तो पहली बात तो ये जरा सीख लीजिए कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स से चले तो खत्म हो रही है और वैसे देखें तो शुरू हो रही है, तो उस जगह को फिजिक्स वाले बोलते हैं इन्फिनिटी। इस जगह का नाम है इन्फिनिटी। अब मैंने क्या करा, इस अल्फा पार्टिकल को मैं गोल्ड के न्यूक्लियस के करीब लेकर आ रहा हूँ, करीब लेकर आ रहा हूँ। तो आपको याद है कि जिससे फील्ड बनती है मैं उसे बोलता हूँ सोर्स चार्ज, और जिसको मैं मूव करा रहा होता हूँ इसको बेटा मैं बोलता हूँ टेस्ट चार्ज। तो मैं इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब ला रहा हूँ, करीब ला रहा हूँ। पता ही जब मैं करीब लाऊंगा तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, लेकिन उस रिपल्जन के बावजूद मैं टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहा हूं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, और मैं टेस्ट चार्ज को मूव करा रहा हूं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिएगा किसी भी बॉडी को जब अगेंस्ट लेके जाते हैं तो याद रखिएगा अगेंस्ट मूव कराने से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। क्या मतलब, अर्थ की ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। आप किसी ब्लॉक को जमीन से ऊपर उठाना शुरू कर दो, जब आप ऊपर उठाओगे ना तो आप अर्थ की ग्रेविटी जो नीचे खींच रही है आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। आप ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हो तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो, और जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हो तो याद रखिएगा हम जो उस पर वर्क करते हैं ना वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इन द सेम वे मैं टेस्ट चार्ज को मूव करा रहा हूं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब मैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहा हूं तो मैं जितना वर्क कर रहा हूं इस टेस्ट चार्ज पर, मैं जितना वर्क कर रहा हूं इस टेस्ट चार्ज पर, सर ये वर्क स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है उस टेस्ट चार्ज में एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं और मुझे हादिया समझाएंगी। हादिया बेटा सुनना, अगर मैं किसी ब्लॉक को सर जमीन के से ऊपर उठाऊं तो मैं अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता हूं, और जब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करूंगा तो ये वर्क स्टोर हो जाता है एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इन द सेम वे आप टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं। जब टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं तो हम जितना वर्क कर रहे हैं सर यही वर्क टेस्ट चार्ज में स्टोर हो जाता है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने बहुत लंबी करके सुना दी। हादिया आप अपने अल्फाज में बोलिए, मैं साइलेंट हूं। हादिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हाँ 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 हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने बेटा बोला। और इसकी बेटा डेफिनेशन लिखिएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग आईजीसीएसई में वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो अगर आप याद करें तो हम लोग वोल्टेज को, आपको आईजीसीएसई में रट्टा लगवाते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वही चीज है। पर यहाँ वर्डिंग हमने ये बोली है कि सर मैं टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराऊंगा, टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराऊंगा। तो जितना वर्क डन होगा टेस्ट चार्ज पर, सर वो स्टोर हो जाएगा एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। जल्दी से बेटा कॉपी करें, वर्क अपॉन चार्ज। और A2 की फिजिक्स में इस, हाँ बेटा बोले बोले। भाई टेस्ट चार्ज है बेटा, टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट किसी भी चीज, बेटा ये बताओ ना, अल्फा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो मैं रिपल्जन के अगेंस्ट जा रहा हूँ, जब मैं रिपल्जन के अगेंस्ट जाऊंगा तो अगेंस्ट जाने से अल्फा पार्टिकल के अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, उस एनर्जी का नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप अल्फा कह लें, या मैंने एग्जाम्पल बना ली बेटा, अल्फा के बजाय चले अल्फा का नाम हटा देता हूँ, कोई टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को आप मूव कराओ। जब आप मूव कराओगे तो अगेंस्ट मूव कराने से उसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगेंस्ट मूव कराने से उसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेटा बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। और जब मैं पास पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा तो सर वहां इसका फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। पहले जरा ये फॉर्मूला कॉपी करें बेटा, के क्यू अपॉन आर। के का नाम सर कूलम कांस्टेंट, क्यू का नाम सर सोर्स चार्ज, क्यू होता है सोर्स चार्ज, नीचे लिखा हुआ है डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है ना, याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा सोर्स से लेते हैं, आप मूव कराओगे उधर से, पर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं सोर्स से। तो मैं लिख दूं कि आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो पूरी बात बेटा ये बनी कि हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज होगा, उस टेस्ट चार्ज को हम मूव कराएंगे। जब मूव कराएंगे तो टेस्ट चार्ज में हम वर्क कराएंगे, टेस्ट चार्ज पर जितना वर्क कराएंगे वो वर्क स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होकर उसका नाम रखा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, एक थोड़ी सी मुश्किल बात करने जा रहा हूँ, क्या? ये बताइए कि चार्ज डिवाइड है, अगर चार्ज उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं, और याद रखना ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज है, ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज डिवाइड है, टेस्ट चार्ज सर उधर जाके मल्टीप्लाई हो, तो बेटा ये बन गया वर्क, वर्क। अच्छा, वर्क इज इक्वल टू वी क्यू, पहले जरा इसको कॉपी करो, वर्क इज इक्वल टू वी क्यू, वर्क इज इक्वल टू वी क्यू। अच्छा बेटा, इस वी क्यू में जहां वी लिखा हुआ है, बेटा वी का हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, सर वी का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है और स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज है। तो याद रखिएगा इसे वर्क भी लिखते हैं, इसे वर्क भी लिखते हैं, और इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी भी लिखते हैं, इसे वर्क भी लिखते हैं। आपके यहाँ मैंने देखा पास पेपर में वर्क ज्यादा बोल रहा है, पर इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कंफ्यूजिंग बात यह है कि सर ये चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, और ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का है, के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। अभी देखो बेटा, जब सवाल करोगे ना तो तब इसको बात समझ में आएगी मैं बोल क्या रहा हूँ। अभी थ्योरी चल रही है, थ्योरी से इतना अच्छा क्लियर नहीं होता, जब आप सवाल करते हो तो समझ में आ जाता है कि हम करना क्या चाहते हैं। अच्छा बेटा, जरा एक सवाल लिखिएगा ताकि आपको बात समझ में आए कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक सोर्स चार्ज है, ये जो सोर्स चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल इसके चार्ज की वैल्यू है 5 एक्सपोनेंट माइनस 9 कूलम। मैंने आपसे कहा कि इससे मैं 5 सेंटीमीटर दूर जा रहा हूँ, बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप कहोगे सर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर, ठीक है जनाब। जहाँ के लिखा है के की जगह लिखोगे 9 एक्सपोनेंट 9। जहाँ क्यू लिखा है सर क्यू की जगह लिखोगे 5 एक्सपोनेंट माइनस 9। नीचे डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस की जगह लिखोगे 5 एक्सपोनेंट माइनस 2। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट होगी वोल्ट। इट इज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसकी वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट माइनस 9, मैंने कहा उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता दो, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है के सोर्स टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सर के की जगह लिखेंगे 9 एक्सपोनेंट 9। सर क्यू की जगह लिखेंगे 5 एक्सपोनेंट माइनस 9। स्मॉल क्यू की जगह लिखेंगे 3 एक्सपोनेंट माइनस 9। नीचे डिस्टेंस की जगह लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जूल्स में होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जूल्स में होती है। तो अभी आप इस बात को दिमाग में बिठाएं कि खाली वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और ये चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, खाली पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन आर। के क्यू क्यू अपॉन आर। जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी, क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। ये बेटा कॉपी कर लिया तो आगे चले।
और अगर आपने इसको कॉपी कर लिया तो आखिर में एक समरी बना रहा हूँ, और इस समरी में मेरे ख्याल में कंफ्यूजन क्लियर भी हो जाएंगी, और एक आपको बात भी नज़र आ जाएगी कि कौन सा फार्मूला किस चीज़ को शो कर रहा है। तो ज़रा गौर से देखिएगा। आप में से अनाबिया मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर लिखा हुआ हो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अनाबिया ये किस चीज़ का फार्मूला होता है? फोर्स का, और इसका नाम होता है कूलम्स में। ठीक है, अब आप जरा गौर से देखना, मैं बिल्कुल ऐसे ही एक फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ अनाबिया, के क्यू क्यू अपॉन आर। अनाबिया बताना ये किस चीज़ का फार्मूला है? खाली स्क्वायर को हटा के मैंने आर कर दिया जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, जिसको ये वर्क भी बोलेगा। आपके मैंने नोट करा है, वर्क ज्यादा बोलता है टेस्ट चार्ज पे वर्क। अच्छा जी, हादिया आपसे हमारा क्वेश्चन है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर किस चीज का फार्मूला है? जी नहीं, फोर्स का ऊपर हो चुका है बेटा, ये रहा फोर्स। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा बेटा, आपसे ही हादिया सवाल है कि क्यू अपॉन आर, स्क्वायर हटाया मैंने, खाली स्क्वायर हटाया, किस चीज का फार्मूला है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप देख रहे हैं चारों फार्मूले में कितनी रिजेम्बलेंस है कि क्वेश्चन करते वक्त बच्चा परेशान हो जाए। फिर इसको बेटा कॉपी करें, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी। कॉपी कर चुके हो तो हमें बताइएगा। बट आए ना, फार्मूला शीट कॉपी कीजिएगा, समझने पे अभी ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा। फार्मूला शीट देखेंगे, चार फार्मूलाज हैं, इन चार फार्मूलों को पकड़ के अभी सवाल कराऊंगा, समझ में आने लगेगा क्या बोल रहा हूँ। अभी सिर्फ चार फॉर्मूले कॉपी करें बस। जी बेटा हादिया, कॉपी हो गए, आगे चले। अच्छा, अब मैं जानबूझकर दो हेडिंग्स अभी नहीं पढ़ा रहा, जो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। हाँ बेटा बोले। नहीं ना भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, बस इसकी खूबी बता रहा हूँ। मैं फार्मूले में तो बोल रहा हूँ भाई। ये चले, मैंने वेक्टर और स्केलर का लफ्ज हटा दिया। ये बताइए, चार फार्मूले समझ में आ गए बेटा? अच्छा, अब मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, फोर्स स्केलर होती है या वेक्टर? अच्छा, फोर्स स्केलर होती है। अच्छा, ये बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्केलर होती है या वेक्टर? वेक्टर होती है। और इसी तरह वर्क स्केलर होता है, और पोटेंशियल स्केलर होता है। तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये इनकी खूबियां हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा बेटा, अब मैं जानबूझकर दो डेफिनेशंस रोक रहा हूँ। एक का नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो मैं अभी नहीं करा रहा। अभी जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वो बार बार बीच में लग जाएगा इक्वी पोटेंशियल, जो मैं अभी नहीं करा रहा।
और एक और लफ्ज जो बार बार हमें इसमें नजर आएगा वो होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब दो प्लेटें लगा देगा और कहेगा इन दो प्लेटों के बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर। तो दो प्लेटों के बिटवीन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी मैं आज की क्लास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डील नहीं करूंगा और इक्वल पोटेंशियल सरफेस को डील नहीं करूंगा। बाकी चीजें मैंने जो आज पढ़ाई है मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके आपको समझाऊं। तो आइए कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करें। ये अलग बात है कि अभी आप तीनों बच्चे इन फार्मूलाज में इतने कच्चे हो कि पता नहीं मुझे पास पेपर की शीट में भी जाना चाहिए या नहीं। खैर, ये बेटा मैंने शीट खोल ली है और शीट खोल के सबसे पहला सवाल देखिए। और मेरे ख्याल में अनाबिया मेरी हेल्प अच्छी कर सकेंगी क्योंकि ये सवाल मैंने अभी अनाबिया से पूछा था। अनाबिया बेटा ये पहला चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, ये दूसरा चार्ज है ये भी पॉजिटिव है। कुछ नहीं लिखा हो तो पॉजिटिव ही समझा जाता है। पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। सर ये पॉजिटिव है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। हमें चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अनाबिया सिर्फ ये बताएं कि फॉर्मूला प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। एक बात तो पक्की है माइनस वाला होगा। ठीक है जी, ये मैंने माइनस वाला कर दिया, प्लस वालों को मैंने हटा दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आप बच्चों से कहूंगा, ना भी आपसे ही कहूंगा कि बताइए बी और डी में से आपको कौन सा आंसर लग रहा है। आपको लग रहा है डी, बहुत बी बॉय। ठीक है, वैसे मैं बी को ना बच्चों से बुलवाता हूँ आप बा बोले, क्योंकि बा और डी बोलने में आराम से फर्क आ जाता है। ठीक है ना। तो हाँ बोले बोले। अच्छा अच्छा अच्छा, चले खैर मुझे मुश्किल हो जाएगी अल्फा बीटा करने में। लेकिन ये कि ए और सी में तो कोई फर्क नहीं है, डी को भी वही बोल रहा हूँ। खाली बी को बा कर लें या अगर आपके बीटा बोला जाता तो हम इसको बीटा कर लेंगे। ठीक है, हम इसको बीटा कर लेते हैं। तो अनाबिया ने हमें बोला है बीटा, ये बीटा को मैंने क्लिक टिक कर दिया। अब चेक करूंगा सही बोला गलत बोला। सर अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले ना तो फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर होगा ये वाला जबरदस्त, माइनस के क्यू आर, आर होगा सर ये वाला। और साफ नजर आ रहा है सर ये दोनों बातें हमें ऑप्शन बी में नजर आ रही है। ऑल्दो के उन्होंने के बजाय उन्होंने जो कांस्टेंट यूज किया इट इज 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो के बजाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें सारे ऑप्शन में नजर आ रहा है, जो अब आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। इसलिए अनाबिया आपने बेटा बहुत अच्छा आंसर किया, जबरदस्त। अच्छा जी अनाबिया, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। जरा देखो बेटा, ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, लिखा हुआ नहीं है इसलिए पॉजिटिव, लिखा हुआ नहीं है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड जाती है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाती है। और ये वेक्टर है, अभी मैंने आपको वहां पे उस पेज पे पढ़ाया था, वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है। तो ये बताओ अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका टोटल निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे टोटल निकालने के लिए जी। जी तो बेटा वही मैंने माइनस, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो दोनों की सेम डायरेक्शन होती, दोनों की सेम डायरेक्शन होती मैं दोनों को प्लस कर लेता। तो डायरेक्शन, दोबारा बोले दोबारा बोले। डी में फर्क ये था कि इस 2 माइक्रो कूलम वाले चार्ज का एक्स से डिस्टेंस 0.4 है, उसने लिखा हुआ है 0.8। और इस 3 माइक्रो कूलम वाले का डिस्टेंस 0.8 है, तो उसने 0.8 के बजाय वहां लिखा हुआ है 0.4। तो उसने ये दोनों के डिस्टेंस इंटरचेंज कर दिए। आए वहां समझ में आया, आए वहां।
उसने दोनों के डिस्टेंस इंटरचेंज कर दिया। ये आउटवर्ड, दैट्स व्हाई दे आर सबट्रैक्टेड। अच्छा जी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अभी मैं नहीं कर सकता। और ये वही वाला सवाल आ गया जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था। इसमें क्या होगा जरा सुनिए। कह रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल को इन्होंने थ्रो कर दिया और ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस के करीब आ रहा है। अल्फा भी पॉजिटिव, अल्फा भी पॉजिटिव और गोल्ड का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव। ठीक। और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत ही लंबा सवाल होगा, इतना आसान सवाल नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत मुश्किल सवाल होगा। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि अल्फा को जब हमने थ्रो किया तो अल्फा की स्पीड इतनी थी, अल्फा का मास इतना था। अनाबिया बेटा ये बताओ, अगर किसी चीज को थ्रो करें और उसमें स्पीड हो तो स्पीड से कौन सी एनर्जी आती है? स्पीड से कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी। अच्छा, ये बताओ ये जो काइनेटिक एनर्जी मैंने इसको दी, तो ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस के करीब जा रहा है, तो गोल्ड का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, अल्फा भी पॉजिटिव। तो बताओ गोल्ड का न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अनाबिया, रिपेल करेगा। और जब रिपेल करेगा तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। और जब डिक्रीज होगी तो पक्की बात है सर इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी। अल्फा पार्टिकल को, अच्छा ये वाले सवाल एक दफा नहीं है, बार बार यही आएगा। इसी स्टाइल का बता दूं जो मैं सवाल करा रहा हूं, बार बार इसी तरह का सवाल आएगा कि गोल्ड का न्यूक्लियस इसकी तरफ आपने थ्रो किया, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल थ्रो किया, अल्फा पार्टिकल को जब थ्रो किया तो आपने अल्फा पार्टिकल को दी काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही होगी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस हो रही हो तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। और यहाँ पे टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इस जैसे सवाल बार बार आते हैं, इसलिए मैं आपको रटवाना चाह रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया, अल्फा पार्टिकल की स्पीड स्लो होगी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लूज होगी और ये लूज होकर कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अनाबिया बेटा बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आप और आज जो मैंने फार्मूला पढ़ाया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, बताइए उसका फार्मूला क्या होता है अनाबिया? के Q1 Q2 अपॉन सिर्फ आर। अभी जो मैंने आखिर में बॉक्स बनाए थे 4 फार्मूले लिखे थे उसमें देखो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की के Q1 Q2 अपॉन आर। सही है। अच्छा अब आप नोट करो इस फॉर्मूले में सब कुछ गिवन है, सिर्फ आर नहीं पता, आर नहीं पता। आप देख लेना सब कुछ गिवन है, इसलिए मैंने कहा जरा आर को सब्जेक्ट बना लो, आर को बेटा सब्जेक्ट बनाना, बाकी सारे नंबर उधर लेके जाओ। तो के ऐसे ही रहने दो, क्यू ऐसे रहने दो, स्मॉल क्यू ऐसे रहने दो। सर ये डिवाइड वाला 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई 2, और ये मल्टीप्लाई वाला m वहां जाके डिवाइड बाय m। बेटा जरा ये लिखिएगा, लिखिए बगैर समझ में नहीं आएगा, पहले लिखिएगा।
बेटा लिखिएगा। सर के होता है 9 एक्सपोनेंट 9। के होता है 9 एक्सपोनेंट 9। अनाबी आप बता सकती हो गोल्ड के न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? गोल्ड के न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? 79 ई। ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन। दिस इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना? इट इज गोल्ड न्यूक्लियस। अच्छा बताओ, गोल्ड के बाद ये है अल्फा पार्टिकल। किसी बच्चे को पता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? सवाल में दिया हुआ नहीं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e। अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e। अच्छा नीचे लिखा हुआ है मास। अल्फा पार्टिकल का मास सर दिया हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है। अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का मास है 6.64 एक्सपोनेंट -27। सर ये गिवन है, अल्फा पार्टिकल का मास गिवन है। अच्छा बेटा ये बताओ, ये दो मर्तबा ई आ रहा है, तो ई मल्टीप्लाई ई जगह कम है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं ई स्क्वायर करके लिख लूं, और ई स्क्वायर में भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही क्योंकि जगह काफी कम है, तो मैंने 2 को थोड़ा सा इधर करा और ई की जगह लिख दिया एलिमेंट्री चार्ज। ई की जगह लिख दिया एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। 1.6 एक्सपोनेंट -19। अब कोई बच्चा हिम्मत करे, कैलकुलेटर चलाए और मुझे आर बताए कि आर का क्या रिजल्ट आएगा। या मैं कैलकुलेटर चला लूं, क्योंकि हो सकता है आपके पास कैलकुलेटर ना हो। आप सब बच्चे इस वक्त पाकिस्तान घूमने आए हुए हैं और हम आपको फिजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। 9 एक्सपोनेंट 9 इंटू 79 इंटू 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 ब्रैकेट क्लोज विद स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.64 एक्सपोनेंट -27। तो रिजल्ट आ रहा है जी 5.48। 5.48। इसको मैं 5.5 भी ले सकता हूँ। डिस्टेंस है इसलिए मैंने इसको लिखा है मीटर्स। बट अगर आप में से किसी बच्चे ने किया हो तो आप भी चेक कर सकते हैं। अलबत्ता मैं अपने आंसर को दोबारा क्रॉस चेक कर रहा हूँ। 9 एक्सपोनेंट 9 इंटू 79 इंटू 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 का परफेक्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। मास 6.64 एक्सपोनेंट -27। और बिल्कुल सही आंसर है, इट इज 5.5 मीटर। सही बेटा। अच्छा बताइए, तो 5.5 मीटर डिस्टेंस आया है ना? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब फार्मूला शीट आपको बनाई थी तो आपको बताया था
कि ये जो डिस्टेंस आता है ये डिस्टेंस वो वाला नहीं होता जो डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल कवर करके आया है, बल्कि ये वो डिस्टेंस होता है जो गोल्ड के न्यूक्लियस से जहां तक अल्फा पार्टिकल उसके करीब आ सकेगा। अल्फा पार्टिकल के करीब गोल्ड के न्यूक्लियस के करीब तरीन 5.5 मीटर तक पहुंच सकेगा। दिस 5.5 मीटर is the distance of alpha particle from the center of gold nucleus। गोल्ड के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल 5.5 मीटर तक आ सकता है, उससे आगे आ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आपने अल्फा पार्टिकल को इतनी कम स्पीड दी थी कि वो इसी जगह से वापस घूम गया। तो ये उसका नियरेस्ट डिस्टेंस है। इट इज नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा फ्रॉम center of gold nucleus। It is distance of alpha from gold nucleus। यहां तक कॉपी हो गया हो तो बताएं बेटा। अच्छा जी बेटा, ये बताइए कि ये एक गोल्ड का न्यूक्लियस है। मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। ये है गोल्ड का न्यूक्लियस। गोल्ड के न्यूक्लियस में कितना चार्ज है? सर गोल्ड के न्यूक्लियस में +79 चार्ज। मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल को मैंने थ्रो किया इतनी स्पीड से, ये क्वेश्चन में दी हुई इतनी स्पीड से थ्रो किया, इतनी स्पीड ये लेके आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। बताइए इसके लिए आगे जाना आसान काम है या मुश्किल काम है? जल्दी जल्दी बताओ, आयमा बोलना। आगे जाना इसके लिए आसान काम है या मुश्किल काम है? मुश्किल है, क्योंकि उसको रिपल्शन मिल रही है। तो मैंने उसको जब थ्रो किया तो मैंने उसको दी काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी लूज करता जा रहा है और करीब जाकर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी गेन करता जा रहा है। इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर बेटा मैंने फॉर्मूले दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पे लिखे और दोनों तरफ फार्मूले लिखकर मैंने नोट करा कि सब कुछ गिवन है आर के अलावा। तो मैंने कहा आर कैलकुलेट कर लो। ये मैंने आर कैलकुलेट कर लिया। अभी तक मैंने सवाल पढ़ के नहीं बताया वो पूछ क्या रहा है, पर मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि मैंने अल्फा पार्टिकल को इतनी स्पीड से थ्रो किया। मेरा सवाल है अल्फा पार्टिकल इतनी स्पीड से थ्रो करूं तो अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के कितना करीब जा सकता है? जवाब, सर अगर आप इतनी स्पीड से थ्रो करेंगे तो अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से 5.5 मीटर करीब जा सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इतनी स्पीड से इतना ही जा सकता था। बताइए इसमें ना समझ में आने वाली क्या बात है बेटा आयमा? बेटा मैंने अभी आपको क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़वाई ही नहीं। मैंने आपसे कब कहा? एक तो बेटा चक्कर पता है क्या होता है, मैं समझा कुछ रहा होता हूँ, आप किसी और डायरेक्शन में चलाकर ना अपने दिमाग को उधर चला रही होती हो। जब पूरा चलाकर जब मैं सवाल पे वापस आता हूँ, जब आप वापस सवाल पर आती हैं तो आपको ये नहीं पता होता हुआ क्या है। तो हमने जो पूरी क्लास पढ़ाई हुई होती है ना, माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अनाबिया भी बैठी हैं, हादिया भी बैठी हैं। अनाबिया और हादिया बेटा आप दोनों बताओ, आप दोनों ने मुझे यकीन है सवाल नहीं पढ़ा होगा। जो मैं सवाल समझा रहा था आपने सिर्फ सवाल को समझने पे फोकस किया होगा, और जितना मैंने सवाल समझाया वो आपको समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल मैंने थ्रो किया, वो गोल्ड न्यूक्लियस के कितने करीब जाएगा वो मैंने कैलकुलेट किया। मैंने अभी सवाल पढ़ के बताया ही नहीं कि सवाल में वो पूछ क्या रहा है। आयमा ने सवाल पढ़ा होगा, ठीक है ना, इतनी दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आयमा को भी मैं समझ गया हूँ। आयमा ने सवाल समझ पढ़ा होगा, सवाल पढ़... अच्छा मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ।